हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। बेसिकली आज का हमारा चैप्टर टॉपिक 8 है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट है बिडिंग सिस्टम। Bidding system. What is bidding system? After regulating Act of 1773, Governor General Warren Hastings had introduced bidding system. जो रेगुलेशन एक्ट था ना 1773, जो हमारे जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के उस टाइम पर वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिडिंग सिस्टम को टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कहाँ से, बंगाल के अंदर। दिस मीन्स अ लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट वर गिवन टू हाईएस्ट पेड बिडर। इसका मतलब था कि लैंड रेवेन्यू जो भी कलेक्ट करेगा, कलेक्टिंग राइट जो जिसके पास भी होगा वो हाईएस्ट बिडर पेड होगा। ठीक है, दिस मेथड ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन वाज वेरी एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर। ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम कलेक्टिंग का मेथड था ना, ये बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव था नेचर के हिसाब से। इट डिस्ट्रॉय द पर्सपेक्ट ऑफ पीजेंट इन बंगाल। इसने पर्सपेक्ट ऑफ पीजेंट जो थे उनके पर्सपेक्टिव एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। न्यू गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो नए गवर्नर जनरल आए ना कॉर्नवालिस, ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ बिडिंग सिस्टम। वो बिडिंग सिस्टम के फेवर में नहीं थे। इवन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिटिश बिडिंग सिस्टम। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना वो भी फेवर में नहीं थी बिडिंग सिस्टम के। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे हैड टू सोल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की और बिडिंग सिस्टम की। सो ही इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम। उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड एज परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन से पहले परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बुलाया सर जॉन सॉर्ड एंड हेक्टर मुनरो को। इनके बीच कुछ क्वेश्चन हुए जो मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे होंगे क्वेश्चन कॉर्नवालिस ने जो किए। यहाँ पर आएंगे हमारे आंसर बाय सर जॉन सॉर्ड ने जो आंसर दिए बाय सर जॉन सॉर्ड द्वारा। और इधर आएंगे हमारे इसी तरीके से टेबल बना लीजिएगा। आंसर बाय हेक्टर मुनरो, मुनरो द्वारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कॉर्नवालिस ने पूछा, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनरशिप ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। जो कॉर्नवालिस ने पहला क्वेश्चन पूछा था कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ओनरशिप का, परमानेंट सेटलमेंट का। तो जो सर जॉन्स होते उन्होंने आंसर दिया ट्रेडिशनल जमींदार ऑफ इंडिया। और जो हेक्टर मुनरो थे उन्होंने आंसर दिया मुनरो विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुनरो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, ऐसे ही लिख लीजिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन बता रही हूँ वैसे वैसे आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड, हु विल गो टू, जो कॉर्नवालिस ने सेकंड क्वेश्चन पूछा, हु विल गो टू ग्रास रूट लेवल टू कलेक्ट रेवेन्यू, मतलब ग्रास रूट लेवल पर कौन रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो आंसर दिया सर जॉनसन ने, ट्रेडिशनल जमींदार ऑफ इंडिया। ठीक है, और मुनरो ने क्या, मुनरो विल डू, मतलब मुनरो इस काम को करेगा।
थर्ड क्वेश्चन था कॉर्नवालिस का, व्हाट विल द रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड जमींदार, ब्रिटिश और रिलेशन के ब्रिटिश और जमींदार के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो बाय सर जॉनसन ने आंसर दिया, जमींदार विल कैप्ट ऑन कमीशन बेस, जमींदार को कैप्ट किया जाएगा कमीशन बेस के ऊपर। और मुंड्रो ने आंसर दिया, जमींदार विल कैप्ट ऑन सैलरी बेस। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द एवरेज इनकम ऑफ कैलकुलेशन, एवरेज इनकम ऑफ कैलकुलेशन क्या होगी। तो सर जॉनसन ने आंसर किया, लास्ट 10 years एवरेज इनकम विल बी टेकन एज बेस्ड रेवेन्यू। लेकिन हेक्टर मुंडो ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन था, हाउ टू चेक कैप ऑन जमींदार। ठीक है, इस चीज को जमींदार से कैसे चेक किया जाएगा। तो सर जॉनसन ने आंसर दिया, सनसेट लॉ विल कैप अ चेक ऑन जमींदार। लेकिन हेक्टर मुंडो ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से वो बना लीजिएगा टेबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट या की पॉइंट, इसके बाद के इसमें क्या थे। ठीक है, इन जमींदार फेज टू सबमिट डिसाइड अमाउंट, अगर जमींदार जो भी डिसाइड हुआ है अमाउंट उसको उसको पे करने में फेल हो जाता, सबमिट करने में फेल हो जाता है, मतलब एवरेज इनकम ऑफ लास्ट 10 year, एवरेज इनकम जो पिछले 10 साल की है इन ब्रिटिश ट्रेजरी, ब्रिटिश खजाने के अंदर, हिज जमींदार विल बी डिस्पोज। ठीक है, जमींदार हैड टू पे द डिसाइड अमाउंट बिफोर द सनसेट ऑफ लास्ट डेट, यानी कि सनसेट लॉ का मतलब था कि जमींदार पे करेगा डिसाइड अमाउंट सनसेट लॉ, सनसेट डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले, ऑफ टेन्योर विल बी गिवन टू हिम, उन्हें देना होगा ब्रिटिशर्स को। Initially, permanent settlement was appreciated by intellectual people of Bengal. शुरू में परमानेंट सेटलमेंट को अप्रिशिएट किया जो इंटेलेक्चुअल थे बंगाल के, उन्होंने, जैसे कि राजा राममोहन रॉय। ठीक है, बाय द क्लोजिंग ईयर ऑफ 18th सेंचुरी पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम इन परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन जब 18th सेंचुरी क्लोज होने लगा, 18th सेंचुरी, तो लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इस परमानेंट सेटलमेंट की वजह से। पहली क्या थी, ट्रेडिशनल जमींदार हु वर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट रेवेन्यू, जो ट्रेडिशनल जमींदार थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, एंड डिपॉजिट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन ब्रिटिश, और डिपॉजिट करते थे ब्रिटिश को रेवेन्यू, सो वर नॉट एबल टू शो, वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहे थे। मैनी जमींदार लॉस्ट देयर जमींदारी बाय सनसेट लॉ,